भोपाल में नया सा बेटी का शादी करवाया सेठ चमनलाल के घर को। उनका बचपन का दोस्त रतन बाबू आया था। रतन बाबू चमन से, सॉरी यार चमन, बेटी का शादी में नहीं आ पाया। शादी बहुत धूमधाम से मनाया है कहकर सुना। सब कह रहे थे तुम्हारी बेटी का शादी ना देखा ना सुना, ऐसा धूमधाम से मनाया है कहकर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दहेज और उपहार भी बहुत भारी रकम में दिया है कहकर सुना था। नहीं रे, वो बाकी रह गया है। 3 दिन का त्योहार मनाने के बाद लड़की को ससुराल भेजने के समय पर वो सब उपहार और दहेज देना पड़ेगा। ये शादी मनाने के लिए ही बहुत खर्चा किया था, अब ये उपहार और दहेज देने के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है यार। उनको थोड़ा समय पूछना था, इतने में तुम समयोजित कर सकते हो ना। वे तो वचन पर खड़े होने वाले हैं। मैं तो पहले ही देता हूँ कहकर वचन दिया था, देना पड़ेगा। अगर वचन नहीं निभाया तो अच्छा नहीं होगा ना। कल हमारी बिटिया उस घर में गई तो कोई मुश्किल में नहीं पड़ना है ना। वक्त पर मुझे जो मिला था वो नहीं मिला। अगर वो मिला होता, कोई भी चिंता के बिना जो वे पूछे थे वो दहेज और उपहार समय पर दे दूंगा ना। लेकिन अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है यार। ठीक है, वे वचन पर खड़े होने वाले लोग कह रहे हो ना, मैं देख लेता हूँ। दहेज में कितना देता हूँ कहकर बोला था तुमने? 5 करोड़ तक देने के लिए कहा था। ये लो 5 करोड़, कौन इतना रकम छोड़ेगा बोलो। ठीक है, तुम्हारे दामाद का हॉबीज क्या है रे? अब उनका हॉबी से क्या लेना देना, उनसे हमें कोई उपयोग होगा तो बोलो, जाकर पूछता हूँ। ऐसा नहीं, उनको कोई कार रेसिंग करने का शौक है कहकर सुना था, वो सच है क्या? हाँ हाँ सच है। कार रेसिंग के लिए जान तक बाजी पर लगा देता है। उसके लिए कितना दूर भी जा सकता है। पिछले बार इटली में जो हुआ था, उस कार रेसिंग में जाकर बहुत भारी रकम में प्राइज मनी भी जीत कर आया है। ये बात बस है, हम दहेज और उपहार को नहीं देने के लिए। तुम्हारे दामाद को एक बार मुझसे मिलाओ। चलो। तब चमनलाल रतन बाबू को ले जाकर उनका दामाद से मिलाकर चमनलाल, दामाद जी, ये मेरा बचपन का चेड्डी दोस्त रतन बाबू है। शादी के लिए नहीं आ पाया है। अब आपको परिचय करने के लिए मुझे बहुत सता रहा है। आप बातें करते रहिए, मुझे थोड़ा काम है, वो काम खत्म करके आता हूँ कहकर उधर से चला गया। रतन बाबू दामाद से बातें मिलाते हुए, दामाद जी, आप मेरा दोस्त का दामाद है तो हम सबका भी आप दामाद जी ही है। मैं ऐसा बुला रहा हूँ कहकर गलत मत समझिए। आपको कार रेसिंग का बहुत शौक है कहकर सुना था। हम जैसे रिच वालों को ऐसे हॉबीज रहने से बहुत अच्छा है, नहीं तो हम कैसे जी सकते हैं बोलिए। हाँ हाँ, कार रेसिंग के लिए मैं जान तक बाजी पर लगा देता हूँ। तो फिर यूं ही मुझसे आप कार रेसिंग करेंगे क्या? 10 करोड़ का शर्त है। आप हार जाएंगे अंकल जी, 10 करोड़ तैयार रखिए। मैं तो तैयार हूँ दामाद जी से हारने के लिए। अगर मैं जीत गया तब आपको तैयार रखना होगा 10 करोड़ रुपए दामाद जी। मैं और हारना नेवर। चलिए कार रेसिंग का मुकाबला करेंगे। दामाद जी, कार रेसिंग कहे तो आप सोच रहे हैं वैसा मामूली कार रेसिंग नहीं है, थोड़ा वैरायटी से रहता है। अंडर वाटर कार रेसिंग आपको नया है ना, आप हिस्सा लेना छोड़ेंगे शायद। ऐसा कुछ बात नहीं है, कहीं भी एक बार मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए वचन दिया तो जरूर हिस्सा लेता हूँ। पीछे कदम रखने का चांस ही नहीं है। तब अंडर वाटर कार रेसिंग मुकाबला शुरू हुआ। रतन बाबू अंडर वाटर में उनका कार को बहुत तेजी से चलाकर दामाद जी का कार को हरा दिया। रतन जी, मैं तो आपको देखकर बुड्ढा समझा, आप में बहुत बात है। जैसे मैंने वचन दिया और मैं हार गया, इसलिए ये लीजिए 10 करोड़ लीजिए कहकर उनको दिया। वो 10 करोड़ लेकर रतन बाबू सीधा चमनलाल के पास जाकर, रे चमन, ये लो, इस बक्से में 10 करोड़ है, उसमें 5 करोड़ तुम्हारे दामाद को दहेज में देकर बाकी का 5 करोड़ कभी कभार कोई उपहार खरीद कर देते रहो, ठीक है ना? क्या रे, अभी थोड़ा हंसो, ऐसा डल क्यों रहते हो? अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम का हल मिल गया है ना, अब तो थोड़ा हैप्पी से रहो। ठीक है फिर मैं निकलता हूँ कहकर उधर से चला गया। एक गांव में पार्वती के घर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनका आगे पीछे कोई नहीं थे।
हर रोज लकड़ियों को जलाकर चूल्हे में नाली से हवा करते हुए खाना पकाकर एक कैरेज में खाना लेकर उस गांव में अमीर आदमी राजा के घर में काम करते हुए जिंदगी गुजारा करती थी। राजा का घर बहुत बड़ा था। उसमें राजा उनकी पत्नी को कुछ भी मुश्किल नहीं होना है कहकर घर में फ्रिज, गैस स्टोव, माइक्रो ओवन, इलेक्ट्रिक कुकर जैसे सब चीजों को खरीदा था। एक बार जब पार्वती राज के घर में काम करने के लिए आई थी, तब राज की पत्नी मीरा पार्वती से, पार्वती इतनी देर से आई, जल्दी नारियल का चटनी बनाओ, नारियल को मिक्सी में पीस लो, जल्दी हो जाएगा। पार्वती को उस मिक्सर ग्राइंडर और कुकर को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पता नहीं था, लेकिन एक बार कोशिश करना है कहकर वो उस नारियल को उस मिक्सर ग्राइंडर में डाली और बटन दबाई। बस वो पूरा चटनी बाहर निकल गया था। हाय हाय, पूरी चटनी बिगाड़ दी तूने। मिक्सी चलाना नहीं आता तो पूछ सकती हो ना, तुम्हारे घर में मिक्सी भी नहीं है क्या? क्यों होगा? तू जो गरीब देश की राजकुमारी जो ठहरी, तुम्हारे पास क्यों होंगे? कहकर उनकी बेइज्जती करने लगी। माँ गलती हो गई, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया था, आगे से बड़ी सावधानी से करूंगी। ठीक है, वैसे भी गलती मेरी थी। देखो मैं शहर से बाहर जा रही हूँ, मेरी गैर हाजिरी में नाटक मत कर, अच्छे से घर की साफ सफाई करके जा। तब पार्वती ठीक है कहकर बोली। अगले दिन मीरा गांव चली गई। अचानक उस शाम पूरा देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई और लोग जहां के वहां रह गए थे। अगले दिन राज मीरा को फोन करके, राज सुनो मीरा, एक भी घर नहीं आ रहे हैं, कम से कम ब्रेकफास्ट करने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रहे हैं मीरा, ऐसा है तो कैसे? मेरी भी वही प्रॉब्लम है जी, खाना बनाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, एक ही रास्ता है, उस पार्वती से पूछती हूँ। कहकर पार्वती को फोन करके पूछी, अम्मा मुझे खाना बनाने में दिक्कत तो नहीं है, मगर मैं आपके घर में जो रसोई के सामान हैं उन्हें इस्तेमाल करके मैं खाना नहीं बना सकती, मेरे घर के चूल्हे पे मैं करूँगी। ठीक है कहकर बोली। तब पार्वती राज के लिए उनके लकड़ियों के चूल्हे में खाना पकाने लगी। राज पार्वती का बना हुआ खाना खाकर, अरे वाह पार्वती जी, चूल्हे पर इतना स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं कहकर आप बनाने तक मुझे मालूम नहीं था, बहुत बढ़िया है खाना। इस लॉकडाउन के समय पर कोई भी खाना पकाने के लिए नहीं आ रहे हैं, केवल आप ही आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती जी। कुछ देर के बाद मीरा ने पार्वती को फोन किया। सॉरी पार्वती, कोई भी मेरी मदद करने आगे नहीं आए, मुझे मेरी पति की बड़ी चिंता होती थी, तुम्हारी कितनी अपमान की, फिर भी तुमने हमसे स्नेह पूर्वक बर्ताव किया, थैंक यू पार्वती। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप खुश रहो, वही मेरे लिए मायना रखता है। तब से लेकर मीरा पार्वती को कुछ नहीं कहती थी और अच्छे से देखभाल करने लगी।